हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आईएस। तो जैसे कि आप जानते थे कि लोकसभा में वक्त अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया था, बट ये अभी नई खबर आ रखी है कि राज्यसभा ने भी वक्त अमेंडमेंट बिल को क्लियर कर रखा है विद 128 मेंबर वोटिंग द फेवर एंड 95 अगेंस्ट इट। इसका मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट की एक्सेंट की बात है, फिर उसके बाद वक्त अमेंडमेंट बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद और चर्चा भी चल रही है कि ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। ओके, रिमूवल ऑफ सेक्शन 40 बहुत चर्चा में है कि वो नहीं निकालना चाहिए था। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि वक्त अमेंडमेंट बिल, दैट इज व्हाट इज वक्त। ओके, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ओके, ये हिस्टोरिक कैसे आया इंडिया में वक्फ बोर्ड, उसकी हिस्ट्री जानेंगे। और उसकी हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग की प्रोविजंस देखेंगे कि की प्रोविजंस क्या क्या चेंजेस लेके आए थे, फिर उनका सिग्निफिकेंस देखेंगे। ओके, एंड सिग्निफिकेंस देखने के बाद उनका क्रिटिसिज्म भी जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी की मेंस के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ हम लोग कंक्लूजन भी देखेंगे कि क्या बेटर कंक्लूजन और एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज हम लोग ये वीडियो में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी। ये वक्फ प्रॉपर्टी होता क्या है। बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी डोनेटेड बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस, स्पेसिफिक रिलीजियस, चैरिटेबल एंड प्राइवेट पर्पज। मतलब समझो कि एक पर्सन एक्स है, उसने अपने प्रॉपर्टी कोई रिलीजियस काम के लिए, ओके, मुस्लिम रिलीजियस काम के लिए डोनेट कर दिया है, तो उसे वक्त प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर बिलोंग टू गॉड वाइल इट बेनिफिट आर डायरेक्टेड टू द स्पेसिफिक पर्पज। ओके, मतलब सिंपल है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी बिलोंग टू गॉड। ओके, उनके जो गॉड है उनके लिए होगी। और बट वो जो प्रॉपर्टी का बेनिफिट है, वो समझो किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस होगा उसके लिए, बट वो रिलीजियस पर्पस होगा। ओके, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ। इट कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू अ रिटन डीड, लीगल इंस्ट्रूमेंट और ओरल। मतलब कि अगर कोई बंदा आके बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी है, मुझे वक्फ बोर्ड को डोनेट करनी है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लीगल माना जाएगा। देन यूज एंड प्रिमेनेंस की अ प्रॉपर्टी में बी रिकॉग्नाइज एज वक्त इफ हैज बीन यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल समझो कि बहुत सालों के लिए, मोर देन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी अगर कौन से भी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए वो यूज करेंगे, तो वक्फ बोर्ड बोल सकती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ओके, एंड व्हेन द प्रॉपर्टी इज डेजिग्नेटेड एज वक्त इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड और ऑल्टर बाय द डोनर। एक बार प्रॉपर्टी देने के बाद आप वापस जा नहीं सकते बोलने के लिए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मुझे नहीं देनी थी मेरे। या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा कि जैसे जिसके फादर ने प्रॉपर्टी डोनेट कर रखी है, बट उसके जो बच्चे हैं वो बाद में नहीं जा सकते कि मेरे फादर ने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी, अब मुझे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए। एक बार आपने डोनेट कर दी, मतलब आपका उसके ऊपर का जो भी हक है वो चला जाएगा, और वो हक सिर्फ एक का ही होगा, दैट इज वक्त प्रॉपर्टी का। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो ये कैसे हुआ, ठीक है, और ये कहाँ और कहाँ कहाँ लगता है। बेसिकली सारे इस्लामिक कंट्रीज में वक्त प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके, कंट्रीज लाइक टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनिसिया एंड इराक लैक्स वक्त। इनके पास वक्त वाला जो वक्त प्रॉपर्टी वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज में, ओके, ये प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड है वो सबसे लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर है, सबसे लार्जेस्ट, उनके पास सबसे ज्यादा लैंड ओनर है। कौन से भी एक पर्सन, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट से भी ज्यादा। ओके, अंडर लीगल प्रोटेक्शन अंडर एन एक्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे, ओके, वर्क प्रॉपर्टी इन इंडिया ओवरसीज 8.7 लाख प्रॉपर्टीज कवरिंग 9.4 लाख एकड़ ऑफ लैंड। सबसे ज्यादा लैंड है इनके पास। कितना एस्टिमेट है इसका, 1.2 लाख करोड़ का उनके पास प्रॉपर्टी है। ओके, तो वर्क प्रॉपर्टी इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर आर्म फोर्स एंड इंडियन रेलवे। अब समझो कि इंडियन रेलवे तो हर एक स्टेट में इंडियन रेलवे है, उसके बाद भी यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, वो लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है इंडिया में। तो आप समझ सकते हो कि उनके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है। तो इसी की वजह से ये जो अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया है उसे लाया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो इसके कंसेप्ट पे जाते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। वो भी तो जरूरी है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ और कहाँ से लेके आए हैं। बेसिकली आप देख सकते हो
कि सुल्तान मिर्जापुर शामगुर, उसको मोहम्मद गोरी भी कहते हैं, जब वो इंडिया आया था, ही हैज डेडिकेटेड 2 विलेज टू मुल्तान जामा मस्जिद। ये कहाँ पे था? ये अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। अपॉइंटेड शेखुल इस्लाम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मोहम्मद गोरी से ये शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये जो इंडिया में फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत से ये आगे, फिर इसके बाद जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश की यहाँ पे प्रिवी काउंसिल है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी कर रखा था वक्फ बोर्ड को, ठीक है, परपेचुइटी ऑफ द वर्स्ट काइंड एंड डिक्लेयर्ड इज इनवैलिड। उसको इनवैलिड करार दिया था 19th सेंचुरी में, बट मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 अपहेल्ड द वक्फ सिस्टम इन इंडिया डिस्पाइट ब्रिटिश क्रिटिसिज्म। मतलब प्री इंडिया से पहले वक्फ बोर्ड को कौन सा एक्ट था? तो ये था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913। ओके, तो ये तो हो गया प्री इंडिया का। तो जैसे हम लोग ने यहाँ दिल्ली सल्तनत वाला देखा, देन प्री इंडिया का, ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी तो कुछ एक्ट आए रहेंगे, तो चलो उसके बारे में जानते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहला एक्ट आया था वक्त एक्ट 1995। ओके, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट आया था। द पोस्ट एक्ट ऑफ 1995 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ओके, इन इंडिया। The legislation granted overriding authority over land properties, ensuring the Waqf assets were administered primarily under Islamic law, while enhancing the protection against encroachment and mismanagement. यहाँ पे उनको सोल पावर दे रखी है, ठीक है। ग्रांटेड ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर प्रॉपर्टी लॉ, मतलब इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी लॉ है उसके ऊपर ओवरराइडिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो भी वक्त बोलेगा वो सही होगा, ओके। और वो जो वक्त के एसेट है प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटेड कौन? इस्लामिक लॉ के अंडर ही होंगे, ओके। तो ये 1995 का वक्त बोर्ड का आया था, ये 1995 का है, ओके। देन ये जो आया था उसके पहले वक्त एक्ट 1954 आया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द वक्त एक्ट ऑफ 1854 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट मैनेज वक्त प्रॉपर्टी अक्रॉस इंडिया। इट एस्टैब्लिश सेंट्रल वक्त काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रल वक्त काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है? एस्टैब्लिश इन 1864, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखो, ओके। टू ओवरसी द वेरियस स्टेट वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश प्रोविजन सेक्शन 1991 ऑफ वक्त एक्ट 1954, ओके। क्लियर है ये कि यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद बिन गोरी से स्टार्ट हुआ, देन ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे मुसलमान वक्त वैलिडेटिंग एक्ट 1931 आया, देन 1954 का एक्ट आया, देन 1995 में एक्ट आया, ओके। तो अभी रिसेंट क्या हुआ है? तो अभी रिसेंट इसी एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल, उसे हम लोग उम्मीद बिल भी कहते हैं, ये उम्मीद बिल आया है। उम्मीद का हम लोग अभी थोड़ी देर में फुल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो इस एक्ट के की प्रोविजन क्या है और ये इतना चर्चा में क्यों है कि यहाँ पे इतना उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट इतने धरना दिए जा रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है एक पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहले रोल ऑफ वक्फ बॉडी। द एक्ट आउटलाइन द रोल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ काउंसिल, स्टेट बोर्ड एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलॉन्ग विद द ड्यूटीज ऑफ मुत्तावली, दैट इज केयर टेकर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। मुत्तावली क्या होता है? केयर टेकर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। Recently seen in news, Muktawali is in recently a term Muktawali seen in news, which of the following are the correct option? ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखता हूँ मुक्तावली, ठीक है। तो एक्ट एक प्रॉपर आउटलाइन है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको काउंसिल की, बोर्ड की और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सबकी ड्यूटीज बता रखी है इसमें। अब देखो जैसे ना वक्त बोर्ड होता है तो वक्त ट्रिब्यूनल भी होता है। इट डिफाइंस द अथॉरिटी एंड लिमिटेशन ऑफ वक्त ट्रिब्यूनल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले वक्त ट्रिब्यूनल के पास ना पावर बहुत दे रखी थी, ठीक है। वो जो भी लॉ है उसको ओवरराइड कर सकते थे, ठीक है। विच फंक्शन सब्सटीट्यूट ऑफ सिविल कोड विद इन द जुरिडिक्शन, ये बहुत जरूरी है। पहले कैसे वक्त बोर्ड के पास ये जो पावर थी ट्रिब्यूनल पावर, ओके, जो हम लोग जुडिशरी पावर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थी। उसको अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है और बोला कि ये सिविल कोड के अंदर है, विद इन द जुरिडिक्शन, ठीक है। देन उसको पावर ऑफ सिविल कोड, दिस ट्रिब्यूनल होल्ड द सेम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1905। तो अगेन इसको पावर ऑफ सिविल कोड भी दे रखी है। देन बाइंडिंग पावर, एडिशनली द डिसीजन आर फाइनल एंड बाइंडिंग
एंड नो कोर्ट इज परमिटेड टू एंटर द लॉसूट एंड लीगल डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैटर अंडर द ट्रिब्यूनल परव्यू। मतलब ट्रिब्यूनल के अगर परव्यू में जो भी डिसीजन दे रखा है वो फाइनल और बाइंडिंग है, वो मानना ही पड़ेगा। एंड नो सिविल कोर्ट इज परमिटेड टू एंटर, मतलब कहाँ कहीं पे भी आप जा नहीं सकते इसको लेके कि इसको अपील करने के लिए। सिंपल था ये। ओके, देन नेक्स्ट रिमेंड एज उम्मीद। ये जो वक्त था उसको उम्मीद करके, जैसे उम्मीद बिल उसको रीनेम कर दिया है, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी यूपीएससी में आ सकता है क्योंकि 2016 या फिर 17 में उन्होंने डायरेक्टली पूछा था नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ा विवाद में क्या है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर। ये जो वक्फ बोर्ड है, ओके, वक्फ बोर्ड में इसमें पहले कैसे था कि सिर्फ मुस्लिम्स ही इसके बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं, बट यहाँ पे टू एनहांस इंक्लूसिविटी ये जो बिल है 2025 इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा चेंज लेके आया है कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। देन नेक्स्ट क्या है, वक्फ बाय यूजर रिमूव्ड। ये जो टर्म है वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती थी प्रीवियस एक्ट में। क्यों? क्योंकि इट एलिमिनेट द वक्फ बाय यूजर प्रोविजन which previously allowed property to designated as work solely based on long term use for religion activities। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है रिलीजियस एक्टिविटी के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी वक्त की प्रॉपर्टी है। कैसे? वक्त बाय यूजर। और ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। अकॉर्डिंग टू द वक्त अमेंडमेंट बिल, ऑल द वक्त प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड work by user property registered by bill enactment will retain the status except those involved in dispute with the government। सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोला है कि जो भी प्रीवियस बिल को आने से पहले, समझो कि ये टाइमलाइन है, ये आज बिल आया, ठीक है, इसके पहले जो भी वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी है वो रिटेन किया जाएगा, उसको खारिज नहीं किया जाएगा। बट इसके आगे, इस आज के दिन के आगे जितने भी ऐसे वर्क बाय यूजर के जो डिस्प्यूट्स है, ठीक है, उसको ये लॉ लगेगा। Then protection of inheritance right. It ensures that the women and children must receive their rightful inheritance before any property declared waqf, with special safeguard for the widows, divorced women and orphans। जैसे मैंने कहा था कि अगर मेरे फादर ने, ओके, अगर मेरे फादर ने अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर रखी है वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड वो ले लेगा और कोई भी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये प्रोविजन भी उसको डाइल्यूट किया गया है और उसको प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट से यहाँ पे उनको राइटफुल इनहेरिटेंस देना पड़ेगा बिफोर डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। ओके, देन आगे बढ़ते, रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। ये सबसे ज्यादा विवाद में रहा है कि एबोलिशन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड, a provision that is overly reactive as is granted work property the authority to designate any property of वक्त लैंड। जैसे कि समझो कि एक कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वक्त बोल सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्त की है, तो अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि, तो वक्त को नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। जो बंदे ने क्लेम किया है नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी वक्त की नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, उनको क्लेम करना पड़ेगा, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और ये प्रोविजन इन्होंने निकाल रखा है। ठीक है, देन इंटरेस्टेड ट्रस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम वक्त। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज अ लीगल सेपरेशन बिटवीन, एस्टेब्लिश्ड अ लीगल सेपरेशन बिटवीन ट्रस्ट एंड वक्त, ensuring that the trust created by Muslims, whether before or after the bill enactment, to do not fall under waqf regulation if governed by other statutory provisions related to public charities। ओके, कि ये जो गवर्न है वो वक्त से गवर्न नहीं होगा। ओके, देन एलिजिबिलिटी ऑफ वक्त डेडिकेशंस, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर लास्ट 5 years will allowed to dedicate वक्त प्रॉपर्टी टू वक्त, reinstating the pre-2013 रेगुलेशन। मतलब कि अगर कोई समझो कोई एक पर्सन है फ्रॉम बिलोंग टू अदर रिलीजन, अगर वो 3 साल हो गया वो उन्होंने वो रिलीजन मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट कर रखा है, तो वो नहीं कर सकते। कौन? ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर लास्ट 5 years, मतलब 5 साल पहले के जो 5 साल से जो मुस्लिम प्रैक्टिस करे वही प्रॉपर्टी को ये दे सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं वक्त को। ठीक है, डोनेट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963।
To minimize provisional prolonged legal dispute, it introduced the applicability of the Limitation Act 1963 to work prior to date the amendment come into effect. ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा जब तक ये अमेंडमेंट इफेक्ट में नहीं आएगा. ओके, पास होने के बाद इफेक्ट में भी आना जरूरी होता है, बट जब तक यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 लगेगा. देन प्रोविजन ऑफ लैंड ट्राइबल लैंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वक्त ऑन लैंड फॉलिंग अंडर प्रीव्यू ऑफ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. मतलब कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में, ठीक है, वहाँ पे प्रोहिबिट कर रखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वक्त ऑन लैंड, मतलब वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते. देन कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, वक्त ट्रिब्यूनल. While the initial draft proposed reducing the Waqf Tribunal to 2 members, the revised draft amendment will retain 3-member council based on the recommendation of Joint Parliamentary Committee. मतलब यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल होगा, ओके, वहाँ पे 3 मेंबर का कंपोजिशन होगा और वो कौन रिकमेंड करेगा? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी. ओके, देन नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज. It mandates that any government land or property claim at work will be investigated by officer of a rank higher than that of collector, ensuring the more transparent and authority review process. सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. अगर वक्त ने कोई बोला है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है मेरी है, तो ये कलेक्टर के ऊपर, रैंक हायर देन द कलेक्टर, वो इन्वेस्टिगेट करेगा. Then dispute resolution. In the case of property dispute, senior government officer will have the final authority to determine whether the property belong to वक्त or government, replacing that the existing वक्त ट्रिब्यूनल. पहले क्या होता था, ये जो वक्त ट्रिब्यूनल है वो जजमेंट देते कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं है. बट अभी क्या होगा, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट का पर्सन करेगा. ठीक है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल करेगा और वो बताएंगे. देन अपील मैकेनिज्म. Further, the Waqf Amendment introduced the provision allowing appeal to the High Court against Waqf Tribunal decision, addressing the current gap in which the High Court is granted only limited revisional power. अब यहाँ पे वक्त ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आएगा, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसकी पावर भी बढ़ाई गई है. ओके, देन इसमें क्या है, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एनहेंस कर रखी है. यहाँ पे एम्फेसिस द बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्त property require मुत्तावलिश to register all property detail on centralized portal within 6 months. ठीक है, then financial reforms भी लाए गए हैं यहाँ पे. The bill reduces the mandatory contribution of Waqf board from 7 to 5%, allowing more fund to be directed towards charitable activities. ठीक है, यहाँ पे 7% था, 7 से 5% पे लाया गया. Then income audit. Additionally, institution generating annual income over 1 lakh will undergo government mandate audit to ensure financial transparency. तो ये सारे जो प्रोविजंस है तो नए बिल में आ रखी है. ठीक है, अब ये जो प्रोविजंस है तो ये प्रोविजंस है, इनका कुछ सिग्निफिकेंस है, उनका कुछ क्रिटिसिज्म है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेके आ रहा है. ओके, देन स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे? इट अपडेटेड प्रोसेस एंड यूजेस टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिले. देन प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज. Introduce stricter penalties and increase Waqf Power Board to prevent encroachment or any illegal transfer. Then inclusion and diversity. Again वो Waqf Board में नॉन मुस्लिम्स को भी ऐड किया गया है. एंड मैंडेट्स और वुमेन एंड नॉन मुस्लिम ऑन Waqf Board to promote diversity and community representation. And addressing historical issues. Introduce new regulation to tackle corruption inefficiency in the Waqf property management. Okay, simple है. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, स्ट्रीमलाइन्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी है, एंड एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इश्यूज. बट वक्त जो अमेंडमेंट बिल आ रखा है उसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है, इसको लिटरली बहुत क्रिटिसाइज किया है. तो इसके क्रिटिसिज्म कौन से बेसिस पे? सबसे पहले तो इन्फ्रिजमेंट ऑफ रिलीजियस राइट. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस राइट है, कौन से आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 20, 14, 25, 16, 29 इनको इन्फ्रिंज किया गया है. द मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन वक्फ बोर्ड इज सीन एज इन्फ्रिंजमेंट विद द कम्युनिटी अरेंजमेंट ऑफ हिज रिलीजियस प्रॉपर्टी. आपको क्या करना है, ये 4 आर्टिकल याद रखने हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रिलीजियस एक्ट, और इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखने हैं. देन इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल. ये एक बोला गया, कंट्रोलिंग ग्रांटिंग सफिशिएंट पावर टू स्टेट अथॉरिटी और वक्फ प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट्स. दिस शिफ्ट विल्स एज अ ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, पोटेंशियली कॉज डिलेज एंड लीगल चैलेंजेस. तो ये 2 है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रिलीजियस और इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल. देन इसके बाद
Lack of community consultation. The bill is criticized by lacking adequate consultation with the Muslim stakeholders, raising concern about its legitimacy and acceptance within the community. यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये बहुत ही नेगेटिव इसमें है कि ये एक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. देन एक्सक्लूजन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. द बिल रिमूव रिकॉग्नाइजेशन बाय वक्फ बाय यूजर. ये बहुत ज़रूरी है, ये इन्होंने हटा दिया वक्फ बाय यूजर विच जेपरडाइज प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली यूज बाय वक्फ पर्पस विदाउट फॉर्मल documentation. Potential for increased dispute. Removing Waqf Tribunal authority and transferring property determination to district collector may lead to the more dispute and complicate the resolution process. मतलब पहले क्या था, पहले जो भी डिस्प्यूट्स आते थे वो वक्फ ट्रिब्यूनल करते थे, बट अब क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल. And then concern over non-Muslim representation. The requirement of non-Muslim member on Waqf board is opposed by critics to argue that such representation may undermine the board's integrity due to the lack of the understanding of Islamic laws. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्रिटिसिज्म मैंने दे रखे, आप उनको एज इट इज लिख सकते हो आपके मेंस के आंसर में, ठीक है. देन फिर इसको हम लोग कंक्लूड कैसे कर सकते हैं. बेसिकली देखो इसका वे फॉरवर्ड तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि बिल पास हो गया है, तो रादर देन वे फॉरवर्ड हम लोग इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं. तो देखो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 एम टू स्ट्रीमलाइन वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नेंस थ्रू डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल क्लैरिटी. While it promises reforms and safeguard, concern remain about religious autonomy and property rights. Balanced implementation and stakeholder engagement are essential to issue inclusivity and just outcomes. ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड देखो, यहाँ पे religious autonomy and property, stakeholder engagement, just outcome, digitalization, transparency, legality, ये जो और ये गवर्नेंस, ये जो है ये कीवर्ड्स आपके इसमें आने चाहिए. सिंपल है. तो चलो आंसर्स देखते हैं. अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद रेफरेंस टू द वक्फ अमेंडमेंट बिल उम्मीद बिल कंसीडर द फॉलोइंग. इट अबॉलिश द प्रोविजन ऑफ वक्फ बाय यूजर. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर ऑन वक्फ बोर्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट रिपील द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर द, इट रिपील द एप्लीकेशन, नहीं इसको एप्लीकेशन लाया गया है, रिपील नहीं किया है, ठीक है. तो 3 गया, तो ऑप्शन इज 1 and 2. ओके, सिंपल क्वेश्चन था, आप पॉज करके भी देख सकते हो. आप 1 मिनट का पॉज लो, इसको सॉल्व करो. विच ऑफ द फॉलोइंग करंट स्टेटमेंट करंटली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ वक्फ इन इंडिया. ओके, सिंपल है. अ परमानेंट डिसीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस कंसिडर्ड टू बी ओन्ड बाय गॉड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन आप ट्राई कर सकते हो कि ये जो मीन्स का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से बिलोंग करता है, ठीक है. Ummid bill is significant reform aimed at ensuring the transparency, inclusion and better management of the Waqf property in India. Critically examine the key provision of the bill and discuss the challenge and criticism is that attracted. Simple है, क्या करो यहाँ पे significant reform aimed at ensuring transparency, inclusion and better management. सबसे पहले इंट्रो करो. इंट्रो कैसे करोगे, इस उम्मीद बिल को इंट्रोड्यूस करो कि क्या है ये, ठीक है. देन इसके बाद सिग्निफिकेंट रिफॉर्म बोला गया, तो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स. अब इसमें क्या करो, कौन से रिफॉर्म लाए गए, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 4 प्रोविजंस लिखो. देन इसके बाद डिस्कस द चैलेंजेस. देन इसके बाद चैलेंजेस मतलब कि इसके लिमिटेशंस, ठीक है, या फिर इसके क्रिटिसिज्म लिखो. ओके, 1 2 3 4 5 और 6. देन इसके बाद इसका क्या करो, इसको एक बेटर वे में कंक्लूड करो. कैसे कंक्लूड कर सकते हो इसे, जो मैंने कंक्लूजन दिया था वो इसे कंक्लूड करो और ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा. ओके, इसमें आप चाहिए तो और एक चीज़ ऐड कर सकते हो. यहाँ पे रिफॉर्म्स के साथ साथ यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस भी ऐड कर दो, ठीक है. तो आपका ये होलिस्टिक आंसर हो जाएगा अच्छे से. तो ये अटेम्प्ट करो, क्रॉस चेक करो इस आंसर को और देखो, मुझे बताओ कि कैसे रहा. अगर कोई भी और मेंस का टॉपिक जो आपको चाहिए कि सर इसको और बेटर वे में समझा दो, तो बिल्कुल मैं समझा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, जय हिंद.